गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट क्लास में आपने देखा था आर्गुमेंट एंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज अपन उसी पे चर्चा थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे ताकि आप अच्छे से सीख जाए। तो सबसे पहले तो एक बात आप नोट में लिख लीजिए, जो टॉपिक कंटिन्यू है उसी के आगे, कि आर्गुमेंट ऑफ प्योरली रियल नंबर मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। प्योरली रियल नंबर का जो या तो 0 होगा या फिर पाई होगा। रियल नंबर इज 0 और पाई। क्योंकि जब आप प्योरली रियल नंबर को आर्गन डायग्राम में प्लॉट करोगे, ये आपका रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन। तो प्योरली रियल नंबर है मतलब इमेजिनरी पार्ट उसमें 0 होगा, और जब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको या तो यहाँ मिलेगा, जैसे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, ये 2 + 0 आएगा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूंगा। अब इसका आर्गुमेंट का मतलब वो रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा। तो ये जो लाइन है वो रियल एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बनाएगा। और मैं यदि ऐसे ही एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ ले लेता हूँ तो ये होगा -2 + 0 आएगा। और अब ये जो आपका लाइन है जिसको आप ओरिजिन में ज्वाइन करोगे, ये अपन ने Z1 ले लिया, ये अपन ने Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, तो अब इसके लिए जो एंगल बनेगा ये 180 डिग्री का। इसलिए इसका जो Z2 का आर्गुमेंट होगा ये होगा। तो प्योरली रियल नंबर दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाई करेगा या नेगेटिव रियल एक्सिस पर। पॉजिटिव रियल एक्सिस पर लाई किया तो 0 हो जाएगा, नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई किया तो एंगल 180 डिग्री बनता है। तो 0 होगा या फिर पाई होगा, आर्गुमेंट ऑफ प्योरली रियल नंबर। एंड सिमिलरली सेकंड पार्ट इज और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योरली इमेजिनरी रहा तो फिर उसका आर्गुमेंट π/2 या फिर -π/2 बनेगा। यह आपका वही रियल एक्सिस है, रीजन, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। अब यदि आप इमेजिनरी एक्सिस पे कोई नंबर ले लेते हैं तो इमेजिनरी एक्सिस पे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया Z1 0 + 3 है, और ये कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 0 - 3 है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये π/2 एंगल बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है -π/2 एंगल बनाएगा। इसलिए आर्गुमेंट आपको या तो π/2 होगा या फिर -π/2। तो प्योरली रियल नंबर का आर्गुमेंट 0 या पाई होगा, और प्योरली इमेजिनरी नंबर का आर्गुमेंट π/2 या फिर -π/2। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो जो लास्ट में आपको मैंने मॉड्यूलस और आर्गुमेंट पढ़ाया था, अपन उससे पहले कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर अपन इसमें आगे चलेंगे। सर हाँ बोलो। सर अगर इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट 0 हो जाएगा तो फिर नॉट डिफाइंड होगा क्या? क्या बोले? सर अगर आर्गुमेंट ऑफ 0 + 0 आयोटा का क्या होगा? नहीं, नॉट वो डिफाइंड होगा। इनडिटरमिनेट है, मतलब नॉट डिफाइंड है, क्योंकि 0/0 बनता है।
तो उसका जब आर्ग्यूमेंट लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 0 का तो फिर वो नॉट डिफाइंड होता है। केवल एक ही केस है जिसमें वो नॉट डिफाइंड है। Now take the screenshot. Moving on to page number 2, and here we discuss some questions on modulus and argument, ताकि पक्का हो जाए, क्योंकि आपको जैसा बोला आगे हमने जो भी पढ़ना है उसमें आर्ग्यूमेंट और मॉड्यूलस का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, इसलिए अपन उसको पहले आज पक्का करेंगे। तो पेज नंबर 2, क्वेश्चन के थ्रू अपन डिस्कशन कर रहे हैं। री अंडर करो स्वयं। अब आपको जो है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम दे रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने से मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट में कितना कितना फर्क आता है वो भी अपन यहाँ सीखेंगे। साथ में मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालना भी सीखेंगे। इसके लिए अपन एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये सीरियल नंबर है, यहाँ पर अपन कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ और उसको डिफरेंट क्वाड्रेंट में डाल दे रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z = 1 + i होगा, इसी को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो -1 + i, इसी को थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे और इसी को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने से यही कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिखता है। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हर जगह सेम है 1 1। और अब आप देख रहे हैं इन सारे केसेस में जब आप मॉड्यूलस निकालेंगे, मतलब डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाके जब आप मॉड्यूलस फाइंड करते हो तो मॉड्यूलस में कोई इफेक्ट नहीं आता। सारे कॉम्प्लेक्स मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, √(x² + y²। तो सबका √(x² + y² निकालोगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉड्यूलस √2 है, इसका भी √2 है, इसका भी √2 है, इसका भी। मॉड्यूलस का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना, तो सभी का ओरिजिन से डिस्टेंस √2 आएगा। बट आर्ग्यूमेंट डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में है और आर्ग्यूमेंट रियल एक्सिस से फॉर्म एंगल होता है, और इसलिए यदि आप 1 + i के लिए आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो आपको ये बताया था फॉर कैलकुलेटिंग आर्ग्यूमेंट किसी भी क्वाड्रेंट में क्वेश्चन आपको दे रखा, सबसे पहले आप अल्फा निकालेंगे। और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है tan इनवर्स mod y/x। इन सभी का जब आप अल्फा कैलकुलेट करोगे तो ये tan इनवर्स 1 बनेगा which is π/4। इन सारे क्वेश्चंस के लिए अल्फा का वैल्यू π/4 आएगा। और अब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आप एंगल को एडजस्ट कर देंगे। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो अल्फा आता है वही थीटा होता है, तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट π/4 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने लिखा है π - π/4 3π/4। थर्ड क्वाड्रेंट में π + π/4 तो इट इज 5π/4, या फिर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं -π + π/4 which is -3π/4। आपको दो तरीके से लिखना बताया है, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि एक ही लाइन में आ जाए। तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को दो तरीके से लिखते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से लिखोगे तो π + π/4 करोगे तो आपको मिलेगा 5π/4। और यदि क्लॉकवाइज सेंस में लिखेंगे तो -π + π/4 लिखेंगे which is -3π।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में दो तरीके से आर्गुमेंट मिलेगा, 5 पाई/4 या -3 पाई/4। Now moving on to in the fourth quadrant. Fourth quadrant में अगेन दो तरीके हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 2 पाई - पाई/4 which is 7 पाई/4, या फिर डायरेक्ट आप -पाई/4, 7 पाई/4 या -पाई/4। और जब आपको दो दो आर्ग्यूमेंट मिलेंगे तो दोनों को ऐड करके देख लीजिए, न्यूमेरिकली 2 पाई मिलता है, 360 डिग्री। 5 पाई/4 3 पाई/4 का सम 2 पाई आएगा, 7 पाई/4 पाई/4 का सम भी 2 पाई आएगा। तो आपने कभी गलत नहीं किया, यदि दो आर्ग्यूमेंट मिलते हैं तो दोनों के न्यूमेरिकल वैल्यू का सम 360 डिग्री होगा, 2 पाई, क्योंकि वो सेम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। So these are the modulus and argument of the complex number. Take the screenshot, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर ये सर आर्ग्यूमेंट मतलब जो थर्ड वाला है वो दोनों लिखे तो मार्क्स मिलेंगे कि एक लिखा तो मार्क्स क्या मिलेंगे? बोले, दोनों? सर दोनों लिखना पड़ेगा क्या कि एक नहीं भी नहीं लिखा नहीं, तो भी चलेगा? दोनों नहीं। आगे मैं आपको अभी एक बात और बता रहा हूँ तो आपको उसका कंफ्यूजन दूर हो जाए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 3, टेक दी स्क्रीनशॉट। एक और सम मैं ले रहा हूँ इसी प्रकार के चारों क्वाड्रेंट में, और उसमें देखते हैं कितना फर्क आता है ताकि अपन अच्छे से सीख पाए। तो पेज नंबर 3, क्वेश्चन यही रहेगा अपना, और हमने ये वैल्यू पर चेंज कर दिया। यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, आप इसको ट्राई करें जब तक 1 + √3i -1 + √3i -1 -√3i और +1 -√3, चारों डिफरेंट क्वाड्रेंट में गया। अब यदि आप इनका मॉड्यूलस निकालेंगे तो आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जो आता है वो आता है 2 √x² + y² का वैल्यू 2 आएगा। So these are the modulus of the complex number. Now here we calculate, for calculating argument आप सबसे पहले अल्फा कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स mod y/x, जो कि बनेगा tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 का वैल्यू पाई/3। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पाई/3 रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई - पाई/3 हो जाएगा, 2 पाई/3। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई + पाई/3 होगा, which is 4 पाई/3, या -पाई + पाई/3 होगा, which is -2 पाई/3। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई - पाई/3, which is 5 पाई/3, या सिंपली इसको -पाई/3। तो अब आप देख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में जो दो मिले आपको उनको न्यूमेरिकली ऐड करोगे तो 2 पाई आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो दो एंगल आपको मिले उनको न्यूमेरिकली ऐड करोगे तो 2 पाई आएगा। एक और बात आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पे यदि आपने नेगेटिव साइन डाल दिया तो आपको -पाई/3 मिल जाएगा, और यदि सेकंड क्वाड्रेंट पे आपने माइनस साइन डाल दिया तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मिलेगा। मतलब मेरे को यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पता है और मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है तो केवल साइन चेंज करना है, पाई/3 की जगह -पाई/3। और सेकंड क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट पे आ जाओगे, -2 पाई/3। इस पे माइनस लगाएंगे तो ये मिल जाएगा, सेकंड वाले पे माइनस लगाएंगे तो थर्ड वाला मिल जाएगा। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो लास्ट वाला है, और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो थर्ड वाला है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट थर्ड क्वाड्रेंट में मिलता है। तो कॉन्जुगेट है, और जब इससे आप एक बात निकल के आएगी, यदि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट निकाल रहे हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का नेगेटिव साइन होता है। मतलब इफ थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, तो -थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार। कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट साइन में अपोजिट होता है। तो नाउ टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। चलिए मूव
मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, अब एक और अपन आर्गुमेंट पढ़ते हैं विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो जो सेकंड एंगल अपन ने फॉर्म किया है थर्ड वाले केस में, वो तो उस रिलेशन से नहीं आएगा ना, वो कैसे कैलकुलेट ही नहीं करना आएगा? पड़ेगा। सर जो 4 पाई बाई 3 वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना अपन को। एक बार फिर से बोलो, क्या बोला तुमने? जो 4 पाई बाई 3 आया अपना आंसर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, वो अपन को फिर से अपन को कैलकुलेशन से चाहेगा ना वो आंसर। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आएगा। इसका साइन अपोजिट करने से नहीं आता। इसका साइन अपोजिट करने से क्यों नहीं आता, उसका रीजन आपको अगले पार्ट में मिल जाए। पेज नंबर 4। नेक्स्ट हटेंगे अपना प्रिंसिपल आर्गुमेंट, या आपको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में फर्क क्या है? बहुत छोटा सा फर्क है, ध्यान से समझिएगा। The value of argument of complex number which satisfy the condition is called प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की वो वैल्यू जो -180 से +180 के बीच में लाई करेगी, उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब ये जो -180 से +180 है, ये क्या वाला है वो आप देखिए। जब आप फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से जाते हो तो आपको एंगल 0 से 180 डिग्री तक मिलता है। ये -180 से +180 में दो बातें इंक्लूड है, एक तो -180 से 0 और फिर 0 से 180। तो ये तो आपका 0 से 180 हो गया। अब यदि आप 0 से -180 जाना चाहते हैं तो 0 से -180 जो है वो इस डायरेक्शन में, मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब आपको आर्गुमेंट का वैल्यू, मतलब क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड पूछा जाता है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एम्पलीट्यूड निकालते वक्त या प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालते वक्त फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वी यूज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यदि क्वेश्चन आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया है और आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है, देन वी यूज क्लॉकवाइज सेंस। तब अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैलकुलेट करेंगे। ऐसे जब आप एंगल कैलकुलेट करोगे तो एंगल हमेशा इस रेंज को सेटिस्फाई करेगा, और थीटा की वो हर वैल्यू जो इस रेंज को सेटिस्फाई करती है वो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाती है। जैसे कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था 1 + i, और 1 + i इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपने आर्गुमेंट लिखा था π/4। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर था तो आपने लिखा था -1 + i, और इसके लिए आर्गुमेंट आपने लिखा था 3π/4। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर आपने दो तरीके से आर्गुमेंट लिख दिया था। जब z -1 - i था तब अपन ने इसको π + π/4 5π/4 भी लिखा था, और -3π/4 भी लिखा था। तो अब यदि आप इसका आर्गुमेंट लिखना चाहते हो या प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना चाहते हो या फिर एम्पलीट्यूड लिखना चाहते हो, तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा वो अपन क्लॉकवाइज सेंस वाला लिखेंगे। मतलब अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका कितना होगा, -3π/4। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जो आपने आर्गुमेंट लिखे थे वो लिखे थे 2π - π/4, मतलब 7π/4 या -π/4। जो 7π/4 था वो पूरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कैलकुलेट करा और इस रेंज के बाहर हो जाता है।
क्योंकि 7π/4 180 से ज्यादा है। और आपको यदि प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका लिखना पड़े तो आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए क्या लिखोगे, -π/4, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज करेंगे, तब ये -π। सो बेसिकली थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो दो आर्ग्यूमेंट मिलते हैं। दो आर्ग्यूमेंट में से एक वैल्यू ऐसी होती है जो इस रेंज को सेटिस्फाई करती है, और इसलिए ये क्राइटेरिया बनाया गया, व्हेन यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, देन यदि क्वेश्चन आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस का यूज करेंगे कैलकुलेशन के वक्त, और यदि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज करेंगे। एक बात। दूसरी बात आप ये समझिए, यदि क्वेश्चन में कभी भी आगे से अब यदि आपको आर्गुमेंट लिखने आता है तो आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिख के आओगे तो आप कभी भी गलत नहीं होगे, मतलब हर जगह आपने प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही लिखना है। सो बस इतना याद रखें कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ यू हैव टू कैलकुलेट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ यू हैव टू कैलकुलेट एम्पलीट्यूड ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, इन तीनों भी कंडीशंस में अपन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। सो अब यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो इसको लेके तो बताइए। यह है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। सर मतलब आर्गुमेंट सर यूज करेंगे क्या? हेलो सर मतलब आर्गुमेंट निकालने के लिए भी यही यूज करेंगे? हाँ, आर्गुमेंट निकालना हो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना हो, एम्पलीट्यूड निकालना हो, तो अब आपका एक ही कंसेप्ट है, आपको हमेशा यही यूज करना है। सर थर्ड और फोर्थ होते हुए बताना। क्या बोले? थर्ड और फोर्थ होते हुए बताना। थर्ड और फोर्थ के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करना है। क्वेश्चन आपने देख लिया कि थर्ड में है या फोर्थ में है, तो फिर डायरेक्शन कौन सी यूज करेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखेंगे, -180 प्लस थीटा, सॉरी -180 प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या लिखेंगे, माइनस अल्फा। ये जो टेबल बनाया था आपको, यहाँ पर क्वाड्रेंट लिखाया था आपको, यहाँ पर एक्चुअल एंगल थीटा। हमारे पास चार क्वाड्रेंट हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आपको बोला था इसको कैलकुलेट करने के पहले आप अल्फा निकाल लेंगे, और अल्फा क्या होता है, अल्फा तो हमेशा निकालना ही है, tan इनवर्स मॉड y अपॉन। अब यदि क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही का यही अल्फा है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए माइनस पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस। ये यूज करना, समझ गया कुणाल? हाँ सर, मैं वो सोच रहा था कि वो सेकंड एंगल के लिए अपन बोल रहे थे। क्या बोले? जो एंगल छूट गया था ना, तो वो एंगल लिखना चाहिए ना सर आंसर में नहीं कभी? नहीं नहीं, आंसर जो में तो आप यही लिखेंगे, जो बनाया वही लिखना है आगे से, आप कभी भी ओके सर। गलत नहीं होगा। क्योंकि every principal argument is a argument, but argument is not a principal argument. किसी आर्गुमेंट को प्रिंसिपल आर्गुमेंट होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना है, बट यदि मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिख देता हूं तो वो आर्गुमेंट भी हो जाएगा, तो इसलिए आप कभी भी गलत नहीं होगे। तो इसलिए आगे से आपको सजेशन दिया जाता है कि आप हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही लिख के आएंगे। ना टेक दी स्क्रीनशॉट। इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बोलते हैं और एम्पलीट्यूड भी, AMP ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। इसका शॉर्ट नोटेशन है सर। हाँ बोलो। सर अगर क्या नाम है, जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्या थर्ड सर और जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है उसको एंटी क्लॉकवाइज लिए तो आर्गुमेंट मिलेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 180 से ज्यादा कर दे रहे हो, 180 से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये जो एंगल काउंट कर रहे हो ये यहाँ तक 180 हो गया, अब इसके आगे जाओगे यदि एंटी क्लॉकवाइज तो 180 के बाहर हो जाए। ये रेंज के बाहर हुआ तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होता। समझ गया रवि कुमावत? यस सर। चलिए मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। अब देखिए आर्गुमेंट और मॉड्यूलस पे ही बेस्ड अगली दो बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ।
पेज नंबर 5। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के टोटल 3 तरीके। एक तरीका तो आप अभी पढ़ते आते हो, उस फॉर्म को अपन कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। तो अभी तक आपने एक्स और वाई के टर्म्स में पढ़ा, उसको कार्टेशियन फॉर्म। सबसे पहला फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म। इन दिस फॉर्म complex number is given by z is equals to x plus iy। ये अभी तक अपन ने पढ़ा है। a plus ib या x plus iy के फॉर्म में जो फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका होगा, उसको अपन कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अ कार्टेशियन फॉर्म। और इसी कार्टेशियन फॉर्म में आपने इसको आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट भी करा था। जब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस आर्गन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हो, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, और आपने यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन। तो आपने ये पढ़ा कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये लेंथ x और ये लेंथ y। फिर आपने अभी मॉड्यूलस और आर्गुमेंट पढ़ा, और उसके लिए आपने ये पढ़ा कि यदि हम o और z को ज्वाइन करें तो ये o और z की जो बीच की लेंथ है, इसी को अपन मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, मॉड z, और अपन ने इसको r से डिनोट करना है। और यही ओ जेड रियल एक्सिस से जो एंगल फॉर्म करेगी, थीटा एंगल फॉर्म करती है, तो इसी थीटा को आप आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, जो कि tan इनवर्स y अपॉन x होता है। तो ये अपन ने इसमें मॉड्यूलस और आर्गुमेंट, ये अभी तक अपन ने कहानी पढ़ी। अब यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को x और y की जगह पर r और थीटा के टर्म्स में लिख दें, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर का कहलाता है पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म में क्या होता है, आप देख रहे हो यदि इसी राइट एंगल ट्राइंगल में मैं यदि साइन थीटा बनाऊं, साइन थीटा लगाता हूं, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन थीटा आएगा y अपॉन r। मतलब आप यहाँ से y को क्या लिख सकते हो, r साइन थीटा। और यदि cos थीटा आप लोगे तो cos थीटा आएगा x अपॉन r। यहाँ से x को क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा। तो यदि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा लिख दें, तो r मतलब क्या, मॉड्यूलस, और थीटा मतलब क्या, आर्गुमेंट। तो यदि मैं मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के टर्म्स में लिखूंगा, तो जब अपन x और y की जगह, x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा लिख देंगे, तो ये जो फॉर्म बनेगा इसको अपन बोलते हैं दूसरा फॉर्म, विच इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म। तो दूसरा फॉर्म है पोलर फॉर्म। So in this form, this complex number
इज गिवन बाय z इज इक्वल टू, अब क्या करना है आपने, x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा लिख देना वहां पर। तो ये r आ गया r cos थीटा प्लस i sin थीटा, या फिर इसको आप कहीं कहीं देखोगे याद रखने के लिए r sin थीटा भी लिखा जाता है। r sin थीटा, c स्टैंड फॉर cos, i तो i है ही, और s स्टैंड फॉर sin, ताकि ये याद रख सके कि cos पहले आता है sin बाद में आता है। तो r sin थीटा भी पढ़ते हैं, कैलकुलेशन के लिए ये यूज करते हैं। और इसमें एक बात और कि भाई r क्या है और थीटा क्या है, तो वो मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, एक बार और लिख देते हैं। r जो है इट इज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि tan इनवर्स y अपॉन x। तो जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के टर्म्स में लिख दूंगा, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि मॉड्यूलस और आर्गुमेंट आपने अच्छे से सीखना है, ताकि अपन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में भी लिख सकें। और लास्ट फॉर्म जो है इसका वो है थर्ड फॉर्म, यूलर फॉर्म। तो यूलर मैथमेटिशियन ने ये बोला था कि ये अपन आगे चल के वेरीफाई भी करेंगे कि ये जो cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, इन्होंने वेरीफाई किया था कि इसकी जो वैल्यू है ये e पावर i थीटा के बराबर है। ये यूलर मैथमेटिशियन ने दिया, इन्होंने दिया था। और इसी कारण अब मैं यदि ये फॉर्म है, इस फॉर्म में cos थीटा प्लस i sin थीटा की जगह e पावर i थीटा लिख दूंगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म मिलेगा, इसके कारण जो कि यूलर मैथमेटिशियन ने दिया था, तो इनके नाम पे पड़ गया यूलर फॉर्म। सो इन दिस, और इस रीजन के कारण कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय z is equal to r into e power i थीटा। कुछ नहीं किया है, इसकी जगह पर e पावर i थीटा लिख दिया। इस फॉर्म को हम बोलेंगे यूलर्स फॉर्म। ये यूलर मैथमेटिशियन ने दिया था। तो हर जगह आप देख रहे हो कि आपने मॉड्यूलस और आर्गुमेंट यदि निकाल लिया है, वंस यू गेट r एंड थीटा मॉड्यूलस और आर्गुमेंट, तो फिर हम ऐसा लिख दें तो ये पोलर फॉर्म कहलाएगा, और ऐसा लिख दें तो ये यूलर फॉर्म कहलाएगा। कार्टेशियन फॉर्म तो ये है ही। और आप किसी भी फॉर्म में लिखें, वैल्यू एक ही रहती है। मतलब ये ऐसा है कि ये बच्चा तो एक ही है, नाम तीन है उसके, कार्टेशियन, पोलर और यूलर। ये एक ही है, सबको सिंप्लीफाई करोगे तो एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैं आपको कन्वर्जन करके बताता हूँ अगले क्वेश्चन में। सो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। बस आर और थीटा के टर्म्स में, और क्यों लिखा उसका रीजन भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। भाई कॉस, आर कॉस थीटा एक्स आता है और आर साइन थीटा वाई आता है, तो एक्स और वाई की जगह आर कॉस थीटा आर साइन थीटा लिख दिया, और ये यूलर मैथमेटिशियन ने दिया, तो ये फॉर्म बन गया हमारे पास। तो ये तीन तरीके हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6। तो ये सब फॉर्म बनाने की जरूरत क्या है? ये जो है कैलकुलेशन को आपको बड़े आसान कर देते हैं। आप जब इन पे फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, तो आप कार्टेशियन के बजाय पोलर से करोगे, और पोलर के बजाय यदि यूलर से करोगे, तो ये बाद में बनाए गए फॉर्म है, और जो आपकी कैलकुलेशन को वेरी फास्ट, ज़्यादा जल्दी से कर देते हैं। मैं उसका एक उदाहरण आपको देके बताता हूँ। कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी और ज़्यादा फास्ट मूविंग हो जाएगी। देखिए, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6, और फिर अपन इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। पहले इसका यूटिलाइजेशन आपको बता देता हूँ, क्यों इसको बनाने की जरूरत पड़ी। तो जैसे कि क्वेश्चन आपको दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ
मैं आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूँ। एक मैंने दे दिया cos a प्लस आई साइन बी और इंटू cos b प्लस आई का साइन। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है, ये भी a प्लस आई बी के फॉर्म में है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करना आपने सीखा है, तो मैं यूजुअल मेथड से आपको बताता हूँ और फिर इसका यूटिलाइजेशन बताएंगे। तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, डायरेक्ट उठा के मल्टीप्लाई करते हो। पहले cos a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, cos a इंटू cos b, फिर आयोटा cos a इंटू साइन, फिर आयोटा साइन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा साइन a cos b और प्लस आयोटा स्क्वायर साइन a इंटू साइन। अब आप जानते हो आयोटा स्क्वायर होता है -1, जिसमें -1 लिख देना, तो रियल पार्ट बन गया, ये क्या बन गया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, प्लस ये जो आई वाले दोनों टर्म्स में इसमें आई कॉमन हो गया, तो ये बना cos a साइन b प्लस साइन a cos b। और अब आप जानते हो कि cos a cos b माइनस साइन a साइन b ये होता है cos a प्लस b प्लस आयोटा साइन, ये फॉर्मूला है साइन a प्लस b। तो आपने ये देख लिया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, लेकिन आपने 3-4 स्टेप में कैलकुलेशन करी। लेकिन बजाय इसके आप यदि इसको यूलर फॉर्म से करते, सेकंड मेथड, तो यूलर फॉर्म ये बोलता है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट था cos a प्लस आयोटा साइन a और cos b प्लस आयोटा साइन b, तो आप इसको यूलर फॉर्म से क्या लिख सकते हो, cos a प्लस आयोटा साइन a को क्या लिख सकते हैं, e पावर i, और इसको e पावर i, ये यूलर फॉर्म। और अब इसलिए इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा क्योंकि अपन जानते हैं बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाते हैं प्रोडक्ट में, तो ये क्या बना देता, ये बना देता e पावर i होगा e प्लस b। और इसको यदि आप फिर से पोलर फॉर्म में लिखते तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, cos a प्लस b प्लस आयोटा साइन a प्लस b एंड यू डन योर फंक्शन। इतना सब करने से बच गया। ये तो दो के लिए, मान लो 10 का प्रोडक्ट पूछे तो ऐसे करते रहोगे क्या 10 का प्रोडक्ट, तो आपको इसलिए कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए, इसलिए यूलर फॉर्म से अपन कैलकुलेशन आगे से करेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट में कैलकुलेशन ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए यूलर फॉर्म तक पहुंचाया गया है। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज फॉर्म्स। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। कोई डाउट है, सवाल है मन में तो पूछ लीजिए। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 7। अब मैं एक कंप्लीट, लास्ट क्या बोले कुणाल, सर लास्ट स्टेप में ई को हटा दिया है ना, लास्ट में क्या हटा दिया, ई को हटा दिया है ना लास्ट में। ये जो फॉर्म है इसी को ई पावर आयोटा ये लिखते हैं, यहाँ जो एंगल है वो यहाँ यहाँ आता है। अब यदि ए की जगह ए प्लस बी लिखूंगा तो यहाँ ए प्लस बी और ए प्लस बी हो जाएगा, इसी को मैंने ऐसा लिख दिया। समझ गया कुणाल? हाँ सर। तो एक लास्ट सम आप देखिए, जो जितना भी मैंने डिस्कशन किया उसकी जरूरत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पेज नंबर 7। तो अब जरूरत ये है कि मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, फिर मैं उसका मॉड्यूलस भी लिख रहा हूँ, आर्गुमेंट भी लिख रहा हूँ, पोलर फॉर्म भी लिख रहा हूँ और यूलर फॉर्म, पूरा एक कंप्लीट टेबल बना रहे हैं। इसमें सारी बातें जो अभी तक हमने पढ़ी सब रिवाइज है।
क्वेश्चन अपन वही प्रीवियस वाला ले ले रहे हैं, अपन को दिक्कत कम, या थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉलम मैंने सीरियल नंबर कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन मॉड्यूलस लिखेंगे, मॉड्यूलस के बाद अपन उसका आर्गुमेंट लिखेंगे, आर्गुमेंट के बाद अपन उसका पोलर फॉर्म लिखेंगे, पोलर फॉर्म के बाद अपन उसका यूलर फॉर्म। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म लिखा जाएगा वो कार्टेशियन फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ पर अपन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, और ये सीरियल सारे फॉर्म आ गए तीनों। और सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपने मॉड्यूलस और आर्गुमेंट सही सही निकाला, तो आप फिर पोलर और यूलर आसानी से लिख सकते हैं। ये है टेबल सीखने के लिए अपन ने इतनी सारी बातों पे आज डिस्कशन किया। चार नंबर अपन इसलिए लेते हैं ताकि चार क्वाड्रेंट हैं, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर लेके उसको चार क्वाड्रेंट में लिखते हैं, ताकि आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने से ये पता लग सके कि कितना फर्क पड़ता है। अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ये थोड़ा सा चेंज करके ले लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं लिख रहा हूँ √3 + i ले लेता हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में -√3 + i, थर्ड क्वाड्रेंट में -√3 - i, और फोर्थ क्वाड्रेंट में √3 - i। अब यदि आप इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालते हो, तो इन सभी का मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो 2, 2, 2 और 2। मॉड्यूलस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाने से, √x² + y² होता है। अब बात करेंगे आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट निकालने के पहले अपन सबसे पहले निकालते हैं अल्फा। अल्फा होता है tan इनवर्स mod y/x, जो कि आएगा tan इनवर्स 1/√3, जो कि होता है 30, मतलब π/6। तो अल्फा का वैल्यू π/6 आता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट एडजस्ट करके जाइए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। और आर्गुमेंट लिखने के लिए अपन यहाँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही लिखेंगे, ये आपको पहले बताया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अपन लिखेंगे π/6, एज सच अल्फा ही आता है। सेकंड के लिए π - π/6 मतलब 5π/6। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए -π + π/6 मतलब -5π/6, इसी का नेगेटिव। और फोर्थ के लिए -π/6। ये इनके आर्गुमेंट हो गए। पहले दो क्वाड्रेंट के लिए एंटी क्लॉकवाइज और दूसरे दो क्वाड्रेंट के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज किया। एंड वंस वी गेट आर्गुमेंट, अब अपन पोलर फॉर्म लिख देते हैं। तो पोलर फॉर्म क्या होता है? पोलर फॉर्म के लिए जगह थोड़ी ज्यादा लगे। पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा, r क्या है 2, और फिर cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6, ये आएगा 2 cos 5π/6 प्लस आयोटा sin 5π/6, फिर ये आएगा 2 cos -5π/6 प्लस आयोटा sin -5π/6, and it is 2 cos -π/6 प्लस आयोटा sin -π/6। ये हो गए पोलर फॉर्म।
और आप यूलर की बात लिखेंगे तो यूलर आप जानते हो r इंटू ई पावर आई थीटा होता है। तो r हमारा यहाँ पे 2 है और e पावर आई थीटा का वैल्यू 5/6, r e पावर आई होगा 5/6, r e पावर आई होगा -5/6 और 2 e पावर आई होगा -5/6। ये होगा पोलर। और जैसा आपको बोला कि आप इनमें से किसी को भी सिंप्लीफाई कर लो, आपको यही चीज मिलेगी। तो मैं पहला वाला कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। जैसे यदि आप ट्वाइस ऑफ cos π/6 आयोटा sin π/6 को सॉल्व करते हो तो cos 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो √3/2 और sin 30 का वैल्यू 1/2। अब जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये √3 + i बन जाएगा, मतलब पार्टीशन, मतलब वैल्यू डाल दीजिए आप इसकी तो पार्टीशन फॉर्म मिलता है। सेकंड वाला आप जब सॉल्व करोगे 2 cos 5π/6 प्लस आयोटा sin 5π/6 तो ट्वाइस वैल्यू डालेंगे तो cos 5π/6 सेकंड क्वाड्रेंट में है और cos 5π/6 की वैल्यू जो होगी उसको अपन लिखेंगे cos π - π/6, मतलब माइनस cos π/6 और cos π/6 का वैल्यू √3/2 होता है तो ये आएगा -√3/2। और ऐसे ही sin 5π/6 का वैल्यू निकालना तो 1/2 आता, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये -√3 + i बन जाएगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लिखने का तरीका अलग है, बात तो वही है। ऐसे ही बाकी दो के लिए भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यह है पोलर और यूलर फॉर्म, साथ में मॉड्यूलस और आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार आपने मॉड्यूलस और आर्गुमेंट सही सही लिख लिया तब आपको आगे कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। और एक बात जो आपने सीखी कि आर्गुमेंट लिखने के लिए अपन प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखेंगे, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए वी यूज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए वी यूज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मॉड्यूलस और आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज पे अपन डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में, कल की क्लास में। ठीक है, सो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद तब तक के लिए, बाय एवरीवन। बाय सर।